हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर अब आज इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पोइट्री सेक्शन। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, स्कोर बूस्टर सीरीज में पहली बार जुड़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी एक प्लेलिस्ट चैनल पर बन चुकी है जिसके अंदर हमने प्रोज सेक्शन पूरा कवर कर लिया है फर्स्ट फ्लाइट बुक का। आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे पोइट्री सेक्शन, जहां पर हम सबसे पहली पोम आपकी डस्ट ऑफ स्नो, इसको कवर करने वाले हैं, बहुत क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। इस पोम से रिलेटेड जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कवर करेंगे, जो भी सिंबल्स या सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ है इस पोम में वो कवर करने वाले हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम कवर करने वाले हैं, कीवर्ड्स जो यूज करोगे आप आंसर लिखते वक्त वो कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस पोम के वो सब इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, वो भी 15 मिनट के अंदर, ताकि एग्जाम से कुछ देर पहले बैठ के अगर तुम पढ़ने लगो ना तो टाइम ना लगे, जल्दी से सिलेबस ओवर हो जाए। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे इस पोम के राइटर कौन है। तो मैं बता दूं, राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके द्वारा लिखी गई है ये पोम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में राइटर का नाम लिख दो। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ना पोम, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछी जाएगी 6 मार्कर में, तो इजी होगा आपके लिए आंसर करना, राइट, क्योंकि राइटर का नाम आपके आंसर को एनहांस करता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ये पोम। अब शुरू करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। आप जानते होंगे डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। तो यहाँ पे बर्फ की बात हो रही है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि हर तरफ बर्फ है, ये पेड़ है जिसपे बर्फ है। तो बस ये जो पोम है ना, इसका माइंड मैप मैं आपको एक बार रीड करके दिखाऊं तो बेसिकली पोम ही बहुत छोटी सी है। इतनी सी तो पोम है जहां बोल रहे हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलेट ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर लिटरल मीनिंग पढ़े तो लिटरल मीनिंग में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन, यानी कि अब जैसे कि आपको इस इमेज में नजर आ रहा है, वरना मैं यहां पर आपको इमेज दिखाती हूं। बेटा इमेज में यहां पर एक क्रो बैठा हुआ है और यहां नीचे हमारे राइटर वॉक कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं वॉक करते हुए एक पेड़ के नीचे से गुजरा, और वो पेड़ कौन सा था, हैमलॉक ट्री था। तो जब मैं हैमलॉक ट्री के नीचे से गुजरा तो जिस तरीके से क्रो के हिलने की वजह से, अब एक ब्रांच पे क्रो बैठा है, उसके हिलने की वजह से ये जो बर्फ है, ये बर्फ इनके ऊपर गिरी। ठीक है, तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक क्रो के हिलने की वजह से बर्फ मेरे ऊपर गिरी है ना एक हैमलेट ट्री से, उसकी वजह से मेरे दिल में जितना भी मेरा जो मूड था, जो फीलिंग्स थी, उसमें एक चेंज आया, मेरे मूड में एक चेंज आया। और जो दिन मेरा खराब हो सकता था, ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, जो कि रुइन हो सकता था, दिन खराब हो सकता था, वो खराब होने से बच गया। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन हम अगर इसके अंदर का डेप्थ थोड़ा डीप में जाएं और डेप्थ में जो मीनिंग है वो अगर डिस्कस करें, तो यहां पर ना हमारे राइटर बात कर रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस या छोटे छोटे पल हमारी जिंदगी में बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। नेचर के पास कितनी हीलिंग पावर हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीजों को यहां पर बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। साथ ही साथ वो ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट या पर्सपेक्टिव रखना कितना जरूरी है। अब जैसे कि हम बात करें क्रो के बारे में या हैमलॉक ट्री के बारे में, तो ये दोनों ही चीजें ना दुनिया इनको बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखती है, यानी कि बैड ओमेन कंसिडर करती है। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा माना जाता है, तो वैसे ही क्रो का होना, हैमलॉक ट्री का होना बुरा माना जाता है, बैड ओमेन। बट हमारे राइटर बता रहे हैं कि इसी इसी चीज की वजह से, इन दो चीजों को जिसको दुनिया बैड ओमेन मानती है, बैड लक मानती है, उन्हीं की वजह से मेरे दिल में तो एक अच्छा चेंज आया है। तो वो यही बता रहे हैं कि नजरिए की बात है, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप किसी भी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे। और कैसे नेचर के पास पावर होती है कि उनका मूड खराब था जब वो घर से बाहर निकले थे, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से उनका मूड कितना अच्छा हो गया नेचर में बाहर निकलते ही, राइट। एक छोटी सी चीज ने कितना बड़ा परिवर्तन लाया। तो इस चीज के बारे में पोम बात करती है। आगे अगर हम आ जाए सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर ले, तो सेंट्रल आइडिया पे आते हैं। और देखो 3 मेजर सेंट्रल आइडिया आपको ध्यान में रखने, जो मैंने बताया, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि नेचर के पास कैसे हीलिंग पावर होती है, होप एंड पॉजिटिविटी इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, कि देखो आपको ना अपने लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी कहीं पर भी, मतलब जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के साथ ना हमारा मूड खराब करने के लिए कोई भी चीज काफी होती है, कोई भी छोटी सी चीज हो जाएगी और हमारा मूड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारा मूड खराब हो जाता है। बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारा मूड कितना ही खराब क्यों ना हो, किसी भी छोटी चीज की वजह से मूड अच्छा हो जाए।
यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी एंड होप कहीं पे भी मिल सकती है। आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि आप उसको कंसिडर कर पाओ, आप उसको पहचान पाओ, ठीक है, जैसे हमारे राइटर के साथ हुआ। और लास्ट, स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये तीन आपकी मेजर तीन सेंट्रल आइडियाज होंगे जो इस पोम के अंदर यूज किए गए हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस पर। तो इस पोम के अंदर यूज होने वाले पोएटिक डिवाइसेस से पहले सिंबलिज्म को समझ लीजिए। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बात हुई है, हैमलेट ट्री और क्रो के बारे में बात हुई है। तो बेटा स्नो जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, यहां से क्वेश्चन अगर आता है ना डस्ट ऑफ स्नो से, तो मैं आपको बता रही हूं कि सिंबलिज्म पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 90% चांसेस है सिंबलिज्म से क्वेश्चन आएगा कि डस्ट ऑफ स्नो क्या सिंबलाइज कर रहा है। तो डस्ट ऑफ स्नो बताता है होप एंड प्योरिटी एंड पॉजिटिव चेंज, क्योंकि इसी बर्फ की वजह से तो उनके अंदर एक चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, प्योरिटी दर्शाता है। हैमलेट ट्री जो है बेटा वो दर्शाता है पॉइजन, डिस्पेयर एंड डेथ, ठीक है, ये नेगेटिव चीजें दर्शाते हैं। हमारे राइटर ने कहीं ना कहीं पुरानी जो विचारधारा है, यानी कि जो थॉट प्रोसेस है लोगों के, और जो लोग सिंबल्स के तौर पे यूज करते हैं ना क्रो को और हैमलेट ट्री को, नेगेटिव ओमेन या बैड ओमेन के साथ लिंक किया है, तो उसी को ब्रेक करने के लिए हमारे राइटर ने ये किया कि वो चाहते, तो अब एक क्वेश्चन भी बनता है यहां से, ध्यान से समझना ही चीजें, क्योंकि पोएम इंपॉर्टेंट है, कि भाई हमारे राइटर जब एक पॉजिटिव चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक अट्रैक्टिव बर्ड या दूसरे किसी पेड़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो कि जनरली यूज होता है। तो हमारे राइटर यही तो एक माइंडसेट नोशन लोगों का ब्रेक करना चाहते थे कि भाई आपने दो चीजों को, दो एलिमेंट्स को, नेचर के एलिमेंट्स को अपने बैड ओमेन के साथ जोड़ दिया है। तो वो यही दिखाना चाहते थे कि ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिविटी की बात करें तो वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है, कि वो ये बता रहे हैं कि जिन चीजों को तुमने बैड ओमेन से जोड़ा है तुम उनको बैड ओमेन मतलब मानते होगे, लेकिन मेरे लिए तो वो पॉजिटिव चेंज ले आए। तो इसलिए यहाँ पे सिंबल ऑफ पॉइजन, डिस्पेयर एंड डेथ, और अगर हम देखें तो ये नेगेटिविटी, सॉरो और बैड ओमेन को सिग्निफाई करता है। बट हमारे पोएट के लिए उन्होंने इनका इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वो ये दिखा सके कि भाई नेचर के पास हीलिंग पावर है एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। आगे बढ़ते हैं, हमारे पोएटिक डिवाइसेस, एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, हैज गिवन माय हार्ट। तो देखो एलिट्रेशन का मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर दो साथ साथ ऐसे वर्ड्स हो, या थोड़ा सा दूर हो सकते हैं बट एक सिंगल लाइन में, जैसे यहां पर थोड़ा दूर है बट एक लाइन के अंदर ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग का लेटर या साउंड सेम है, हैज, हार्ट, दोनों में एच, ह की साउंड आ रही है, तो इलिट्रेशन है। देन अगर हम यहां पर देखें बेटा तो इमेजरी, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलेट ट्री, यानी कि आप इमेजिन कर लेते हो कि डस्ट ऑफ स्नो ऐसे गिरा होगा पेड़ पे से, ठीक है। तो इमेजरी मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपकी इमेजिनेशन को एकदम चला दें। एंड राइम स्कीम ए बी सी डी यहां पर गिवन है। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हो गए, राइट। अब आ जाते हैं कीवर्ड्स, डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अगर क्वेश्चन आता है नेचर या सेटिंग से रिलेटेड तो ये सारे वर्ड्स आप यूज करने वाले हो। अगर क्वेश्चन रहेगा इमोशनल चेंज क्या आया उनके अंदर, तो ये सभी वर्ड्स यूज होंगे, सेव कर दिया डे, रिलीफ फ्रॉम सैडनेस, अपलिफ्टमेंट, ये सब आप वर्ड्स यूज करने वाले हैं, कीवर्ड्स। क्वेश्चन अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप ना बहुत स्मार्टली ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि सिंबॉलिक यूज ऑफ नेचर, ठीक है, सडन शिफ्ट इन मूड, माइनर इंसिडेंट विद मेजर इंपैक्ट, नेचर एज अ हीलर, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल करोगे तो आंसर थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है, टीचर को और पसंद आएगा, तुम्हारी वोकैब भी उसे अच्छी लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इनका इस्तेमाल करो और अपने मार्क्स को और सिक्योर कर लो, राइट। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो जरूर से चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड यस, मैंने यहाँ पे आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप जा करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां पर सारे चैप्टर्स 15 मिनट में डिस्कस किए गए हैं और हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किया है जो एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जाकर के वो देखो और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सॉलिड तैयारी करो अपनी। और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।